रात का समय था। शिमला की पहाड़ियों पर फैली बर्फीली हवा अपने साथ एक अजीब सन्नाटा लेकर बह रही थी। आसमान में बादल इतने नीचे झुक आए थे मानो धरती को छू लेना चाहते हो। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ पहाड़ों के बीच खड़ी वो पुरानी टनल नंबर 33 अंधेरे के बीच किसी खामोश दरिंदे की तरह मुंह खोले खड़ी थी। कहा जाता था कि इस टनल के अंदर रात के समय जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा था। लेकिन एडवेंचर के शौकीन आधुनिक युवा अक्सर डर को चुनौती समझ बैठते हैं। उसी सन्नाटे के बीच पूजा और गौरव टनल के बाहर खड़े थे। दोनों आधुनिक सोच वाले निडर युवा थे जिन्हें खतरे से खेलना पसंद था। मगर आज की रात पहाड़ों की ठंडी हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। एक बार फिर सोच ले, कहते हैं इस टनल में रात के समय जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा। शर्त लगाई है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तू यहीं रुक, मैं टनल के अंदर जाऊंगा और जहाँ टनल का दूसरा छोर होगा ना वहां तक जाकर वापस आऊंगा। गौरव के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। मगर उसी क्षण देने वाली औरत की चीख सन्नाटे को चीरती हुई बाहर आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पहाड़ों की ठंडी हवा भी जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। पूजा के दिल की धड़कनें अचानक तेज कर दी थी। उसकी उंगलियां ठंड से नहीं डर से कांपने लगी थी। अरे क्या हुआ, डर क्यों गई है? ये तो किसी औरत की चीखने की आवाज है। अरे ये टनल बहुत पुरानी है। पुरानी टनलों के अंदर कई बार जहरीली गैसें बन जाती है और जब ये गैसें हवा से टकराती है तो ऐसी आवाज पैदा होती है जैसे कोई औरत रो रही हो या चीख रही हो। अरे ये सिर्फ एक वैज्ञानिक वजह है, डरने की कोई बात नहीं है। गौरव ने मुस्कुराते हुए अपनी टॉर्च चलाई और बिना पीछे देखे टनल के अंदर कदम रख दिया। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी मगर वो अंधेरा जैसे रोशनी को निगल रहा था। जैसे जैसे गौरव टनल के अंदर आगे बढ़ता गया टनल के भीतर का सन्नाटा और भारी होता गया। हवा अचानक ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जमाने वाली हो गई थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसके कदम अपने आप रुक गए। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। गौरव ने खुद को समझाने की लाख कोशिश की कि वो ज्यादा सोच रहा है मगर उसी पल उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। टनल के अंदर घना अंधेरा छा गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला मगर मोबाइल भी अचानक बंद हो गया। अब वो पूरी तरह अंधेरे में अकेला खड़ा था। अचानक उसे अपने पीछे से सड़ी हुई किसी चीज की भयानक दुर्गंध महसूस हुई। ऐसी दुर्गंध जो किसी पुराने सड़े हुए शव से आती है। धीरे धीरे उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था मगर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। अचानक टनल के अंदर पुराने समय की मशालें अपने आप जल उठी। उन मशालों की टिमटिमाती रोशनी में जो दृश्य सामने आया उसे देखकर गौरव की चीख निकल गई। उसके सामने एक भयानक स्त्री खड़ी थी जिसका मांस उसके शरीर से लटक रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और उसके आसपास कई भयानक चेहरे वाले लोग खड़े थे जो उसे घूर रहे थे। नए मेहमान का स्वागत है। अचानक उन सब भयानक आकृतियों के हाथ गौरव की ओर बढ़ने लगे और अगले क्षण गौरव की चीख पूरे टनल में गूंज उठी। फिर अचानक चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। टनल फिर से अंधेरे में डूब गई। टनल के बाहर खड़ी पूजा डर से कांप रही थी। उसका दिल बार बार उसे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था मगर तभी अचानक उसके कानों में गौरव की आवाज टकराई। पूजा, मुझे बचाओ, जल्दी से अंदर आओ। गौरव की आवाज सुनकर पूजा बुरी तरह घबरा गई और तुरंत टनल के अंदर भागी। जैसे ही पूजा ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली उसने गौरव को अपने सामने खड़ा देखा मगर वो गौरव नहीं था। उसका चेहरा बदल चुका था। अकेला मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? आओ, आज से तुम भी मेरे साथ यही रहोगी। गौरव की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अगले ही पल उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया और उसे अंधेरे के अंदर घसीटते हुए ले गया। पूजा की दिल दहला देने वाली चीखें टनल के अंदर गूंजती रही और फिर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। दिल्ली की ठंडी रात खामोशी से घर की दीवारों पर उतर चुकी थी। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी चल रही थी। उसी रोशनी में दीवार पर लगी पूजा की तस्वीर किसी अधूरी कहानी की तरह टंगी हुई थी और उसके सामने खड़ी आरुषि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके दिल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन पूजा अचानक यूं ही दुनिया से गायब हो सकती है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसकी माँ अंदर आई। उनकी आंखों में भी वही दर्द था, वही खालीपन जो किसी अपने के अचानक खो जाने के बाद रह जाता है। अपने आप को संभाल ले बेटा, पूजा के जाने का दुख मुझे भी है। नहीं, मेरा मन नहीं मानता क्योंकि पूजा की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली।
अपनी बेटी की बात सुनकर माँ की आंखें फिर से भर आई। उन्होंने भारी आवाज में सच बताने की कोशिश की, जो शायद वो खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पुलिस वालों ने बताया कि उस टनल के अंदर जो भी गायब होता है वो फिर कभी नहीं मिलता। ना उसकी डेड बॉडी मिलती है और ना ही कोई सुराग। सच तो ये है कि पूजा को रात के समय उस टनल के आसपास घूमने ही नहीं जाना चाहिए था। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही आरुषि की माँ कमरे से बाहर निकली, उसी समय दरवाजे पर आरुषि के दोस्त आर्यन और राहुल आ पहुंचे। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आरुषि कहाँ है माँ जी? जब से उसकी बहन पूजा शिमला में लापता हुई है, तब से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है और हमेशा अपनी बहन की तस्वीर को देखकर रोती रहती है। तुम दोनों तो उसके दोस्त हो, जाओ उसे संभालो। आर्यन और राहुल धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंचे। कमरे के अंदर वही भारी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी बड़े हादसे के बाद घरों में बस जाती है। आरुषि की आंखों में अब भी आंसू भरे हुए थे। आरुषि, अपने आप को संभालो। ये सच है तुमने अपनी बहन को खोया है, तो गौरव का परिवार भी तो बहुत दुखी है। उनका भी बेटा गायब हुआ है। आरुषि ने अपने दोनों दोस्तों की ओर देखा। मुझे लगता है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं किया। मैं शिमला जाना चाहती हूँ और उस टनल के अंदर अपनी बहन की खोज खुद करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बहन फंसी हुई हो। आरुषि की बात सुनकर कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया। लेकिन हमें ये खतरा नहीं लेना चाहिए। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरा साथ ही देना चाहिए। आर्यन कुछ पल तक आरुषि को देखता रहा। दोस्ती के लिए तो जान भी हाजिर है। अगर ऐसी बात है तो फिर कल ही हम शिमला के लिए निकलते हैं। अगले ही दिन आरुषि, आर्यन और राहुल शिमला पहुंच गए। पहाड़ों की ठंडी हवा एक बार फिर उसी पुराने रहस्य की ओर उनका रास्ता दिखा रही थी, जिसके अंदर पूजा और गौरव हमेशा के लिए खो चुके थे। तीनों ने शिमला के एक शांत और पुराने से दिखने वाले होटल स्नो क्रेस्ट रेसिडेंसी में कमरा लिया। कमरे के अंदर तीनों चुपचाप बैठे थे और बातचीत का विषय सिर्फ एक था, टनल नंबर 33। मुझे लगता है कि हमें रात के समय उस टनल पर अचानक जाकर खोज नहीं करनी चाहिए। हमें टनल के आसपास के स्थानीय लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। इससे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हाँ, मैं आर्यन की बात से सहमत हूँ। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही टनल नंबर 33 के आसपास स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे। अगली सुबह शिमला की पहाड़ियों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। देवदार के लंबे लंबे पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे झूल रहे थे, मगर उस प्राकृतिक सुंदरता के बीच भी टनल नंबर 33 के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। टनल का काला मुंह दूर से ही किसी गहरी खाई की तरह दिखाई दे रहा था, मानो वो अपने अंदर छिपे रहस्यों को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता हो। आरुषि, आर्यन और राहुल उसी टनल के पास खड़े थे। तीनों की नजरें बार बार उस अंधेरी सुरंग की ओर उड़ जाती थी और हर बार उनके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती थी। तभी अचानक आर्यन की नजर थोड़ी दूर पर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो लगातार तीनों को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों में अजीब सा डर और चेतावनी छिपी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। तुम कहाँ रहती हो? यही पास में। लेकिन तुम तीनों इस टनल के पास क्यों खड़े हुए हो? तुम तीनों नौजवान हो। अगर तुम तीनों ये सोच रहे हो कि रात के समय इस टनल के अंदर बाकी बेवकूफ टूरिस्ट की तरह अंदर जाकर मौज मस्ती करोगे, तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ऐसा करने की सोचना भी नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही थी, बल्कि किसी आने वाले खतरे को पहले से देख चुकी थी। कुछ दिनों पहले एक लड़का और एक लड़की शाम के समय यहाँ पर खड़े हुए थे। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और फिर रात के समय वो दोनों टनल की गहराइयों में समा गए। और जो इस टनल की गहराइयों में समाता है वो कभी वापस नहीं मिलता। ये बात सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। तभी पीछे से चलते हुए आरुषि और राहुल भी वहां पहुंचे। इस टनल के बारे में क्या जानती हो? बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि एक रहस्यमय डर छिपा हुआ था। इस टनल के बारे में तो सारा शिमला और सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस टनल का एक इतिहास है जिसे केवल यहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। ये कहते ही चारों तरफ जैसे हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की सरसराहट भी धीमी पड़ गई, मानो पूरा जंगल उसकी कहानी सुनना चाहता हो। वर्षों पहले जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय यहाँ पर एक औरत रहा करती थी, जिसके पिता को अंग्रेजों ने मार डाला था। वो औरत सीधे तौर पर अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लेना शुरू किया। लेकिन काले जादू का सहारा लेते लेते वो अपनी अच्छाई भूल गई और उसने अपनी आत्मा भी शैतान को बेच दी। आरुषि के चेहरे पर डर की लकीरें और गहरी होने लगी, मगर बूढ़ी औरत की आवाज लगातार गूंजती रही।
धीरे धीरे अंग्रेज अफसर रहस्यमयी परिस्थितियों में मरने लगे। और एक दिन उसे काला जादू करते हुए एक बड़े अंग्रेज अफसर ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो काला जादू इसी टनल के अंदर कर रही थी। इस टनल के घने अंधेरे में रात के समय वो मृत आत्माओं को बुलाती थी और अंग्रेजों को मारने के लिए कहती थी। अब हवा में ठंड और बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे टनल के अंदर से कोई अदृश्य नजर तीनों को देख रही हो। शुरू में तो उसने ये काम अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए किया, लेकिन बाद में उसे इस काम में मजा आने लगा। शैतान ने उसे पूरी तरह से काबू में कर लिया और फिर वो लोगों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे वो डायन में बदलने लगी। ये सुनते ही चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। आरुषि के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। फिर क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने टनल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर की परछाई और गहरी हो गई। फिर एक दिन कुछ अंग्रेज अफसर रात के सन्नाटे में इस टनल के अंदर आए और उस औरत को उन्होंने खत्म कर दिया और इसी टनल के अंदर जिंदा जला दिया। लेकिन मरने के बाद भी वो टनल से नहीं गई और उसकी आत्मा इसी टनल के अंदर रह गई। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई थी, मगर हर एक शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। आज भी रात के समय कहते हैं कि वो जीवित हो जाती है और जो कोई भी इस टनल के अंदर आता है उसे मारकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर देती है और वो हमेशा इसी टनल की गहराइयों में भटकते रहते हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत अचानक मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। तीनों कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहे और फिर तीनों अपने होटल वापस लौट गए। शाम का समय हो चुका था। पहाड़ों के पीछे डूबता सूरज धीरे धीरे अंधेरे को जन्म दे रहा था। होटल के कमरे के अंदर हल्की ठंडक और एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी, जैसे आने वाली रात अपने साथ कोई भयानक राज लेकर आने वाली हो। आरुषि, आर्यन और राहुल कमरे के अंदर बैठे हुए थे और तीनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, टनल नंबर 33। हमें अब क्या करना है? मुझे तो उस बूढ़ी औरत की बातें बकवास लगती है। मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं कर सकती। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस औरत की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। अब ये तो हमें उस टनल के अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा कि उस बूढ़ी औरत की बातों में कितनी सच्चाई है। मैं तो जा रही हूँ। आरुषि, एक बार सोच लो। सोच लिया। अगर तुम दोनों को साथ आना है तो आओ। तुम जानती हो आरुषि, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तीनों के बीच अब फैसला हो चुका था। रात पूरी तरह पहाड़ों पर उतर चुकी थी। चारों तरफ घना सन्नाटा पसरा हुआ था। देवदार की पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल चुकी थी जैसे कोई अदृश्य परछाई उनका पीछा कर रही हो। टनल नंबर 33 का काला मुंह अंधेरे के बीच किसी भूखे दरिंदे की तरह खामोश खड़ा था। तीनों ने अपनी टॉर्च चलाई और धीरे धीरे टनल के अंदर कदम रख दिए। जैसे जैसे वे टनल के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी और टनल का अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा होता जा रहा था। सबसे आगे आरुषि चल रही थी, उसके पीछे राहुल और सबसे पीछे आर्यन। उनके कदमों की आवाज टनल की दीवारों से टकराकर अजीब तरह से गूंज रही थी। अचानक अगले ही पल आर्यन करीब 2 फीट ऊपर उछल गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी चीख पूरे टनल में गूंज उठी। आरुषि और राहुल जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि आर्यन के पैर बुरी तरह मुड़ चुके थे। अगले ही पल वो जमीन पर जोर से गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर पटक दिया हो। उसी क्षण दोनों की टॉर्च भी बुझ गई। टनल में घना अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी अचानक टनल के अंदर बहुत पुरानी मशालें अपने आप जल उठी। उनकी पीली टिमटिमाती रोशनी में टनल का दृश्य और भी डरावना दिखाई देने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये मशालें तो सालों पुरानी है, ये जल कैसे सकती है? तभी उनके कानों में सड़ी हुई किसी चीज की भयानक दुर्गंध टकराई। अचानक टनल की एक दीवार अपने आप फटने लगी और उस दीवार के अंदर से 2 डरावनी आकृतियां बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो पूजा और गौरव थे, मगर अब वे इंसान नहीं रहे थे। उनके चेहरों का मांस सड़ चुका था और उनकी आंखें खूंखार लाल रोशनी से चमक रही थी। मेरी बहन, अच्छा हुआ तू आ गई। हम तुझे बहुत मिस करते हैं। और ये देखो, हमारे दोनों दोस्त भी आ गए। अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। राहुल बुरी तरह चीखने लगा। तभी टनल की दीवारें अजीब अंदाज में फटने लगी और उन दीवारों के अंदर से सैकड़ों मुर्दे अपने भयानक चेहरे लेकर उनकी ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक एक औरत की भयानक चीख पूरे टनल में गूंज उठी। धीरे धीरे एक डरावनी औरत अंधेरे से निकलकर आर्यन के पास आ गई। नए नए मेहमानों का स्वागत है। अगले क्षण आर्यन की दर्दनाक चीख टनल में गूंजने लगी और कुछ ही देर में उसने वहीं दम तोड़ दिया।
अचानक सारी मशालें बुझ गई और घने अंधेरे में आरुषि और राहुल की दिल दहला देने वाली चीखें टनल के अंदर गूंजती रह गई। फिर चारों ओर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद टनल नंबर 33 के बाहर 4 आकृतियां खड़ी दिखाई दे रही थी। आरुषि, आर्यन, राहुल और गौरव। अब चारों के चेहरे भयानक हो चुके थे। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। तभी वही खूंखार औरत धीरे धीरे उनके पास आ गई। अब तो बताओ कैसा महसूस हो रहा है? हमें प्यास लगी है। तो फिर तुम्हें नए मेहमानों का इंतजार करना होगा। क्या हम इस टनल से बाहर नहीं जा सकते? वो दिन भी जल्दी आएगा। इतना कहकर वो औरत अंधेरे में गायब हो गई और चारों फिर धीरे धीरे टनल के अंदर वापस चले गए। आज भी शिमला की पहाड़ियों के बीच खड़ी टनल नंबर 33 रात होते ही जाग उठती है। कहा जाता है कि उसके अंदर भटकती आत्माएं आज भी नए मेहमानों का इंतजार करती है। जो एक बार उस भूतिया टनल के अंधेरे में उतर जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि टनल नंबर 33 सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि जिंदा लोगों की दुनिया से मुर्दों की दुनिया तक जाने वाला एक खामोश दरवाजा है।